उनका जिक्र तो खैर हम आगे करेंगे ही, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि हम दोनों में समानताएं क्या हैं। भारत और चीन दोनों के माथे पर हजारों सालों का इतिहास लिखा हुआ है। ना वो हमारी लेगेसी झुठला सकते हैं, ना हम उनकी। वो भी विदेशी आक्रमणकारियों के गुलाम बने, फिर आजाद हुए, हम भी। अगले साल हम आजादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं। 2 साल बाद उनकी आजादी की उम्र भी 75 हो जाएगी। दोनों देशों में इतना कुछ मिलता जुलता है, लेकिन क्या दोनों की उपलब्धियां और नाकामियां भी एक जैसी हैं? महात्मा गांधी और माओ त्से तुंग। 20वीं सदी में एशिया की 2 बड़ी सभ्यताएं, भारत और चीन के इन 2 प्रमुख नेताओं ने जितना प्रभाव दुनिया पर डाला है, उतना शायद ही किसी और ने डाला हो। गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता चुना और माओ ने सशस्त्र क्रांति का। लेकिन मूल रूप से दोनों ही उत्कृष्ट मूल विचारक और बेहतरीन जन आंदोलनकारी थे। दोनों ने अपने अपने देश को विदेशी प्रभुत्व और गुलामी के चक्र से आजाद कराया। भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए हमें 1 सदी पीछे मुड़कर देखना जरूरी है। बात 1930 की है, जब भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। उस वक्त महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। इस ऐतिहासिक सत्याग्रह में गांधी समेत 78 लोगों ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र के तट पर बसे दांडी तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। रास्ते में हजारों लोगों ने गांधी को समर्थन दिया और उनका उत्साह बढ़ाया। गांधी जनता से जुड़ने और बड़े पैमाने पर विरोध मार्च का नेतृत्व करने में बड़े शिल्पकार थे। उसी दौर में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी नेता माओ त्से तुंग भी पैदल मार्च के जरिए चीन के युवाओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। बात 1930 के दशक की है, जब चीन में गृह युद्ध की स्थिति थी। उस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया माओ ने हार से बचने के लिए अपने साथियों को चीन के पूर्वी हिस्से से उत्तरी हिस्से की तरफ कूच करने का आदेश दिया। करीब 9000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में उनके साथ हजारों लोग निकल पड़े। 1 साल चले इस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च ने कई चीनी युवाओं को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भारत में 1940 के दशक में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे कई दिग्गज नेता अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल थे। लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत को आजादी मिली। पूरी दुनिया ने गांधी के अहिंसा के रास्ते का लोहा माना। मैं अपने आप को शांति का सैनिक मानता हूं। मैं अनुशासन और सच्चाई का मूल्य जानता हूं। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए जब मैं कहता हूं कि मैंने भारत की जनता को कभी भी हिंसा के रास्ते पर चलने को नहीं कहा। भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन चीन में संघर्ष जारी था। गांधीयन स्कॉलर पास्कल एलन नाजरथ के मुताबिक गांधी का असर चीन की राजनीति पर भी था। माओ त्से तुंग के युग से पहले कई चीनी विचारक गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उनसे मिलने भारत भी आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में 1920 से 1940 के अंत तक गांधी और गांधीवाद पर आधारित 27 पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं।
महात्मा गांधी खुद कभी चीन नहीं गए, लेकिन चीन की घटनाओं पर नजर रखते थे। उन्होंने चीन के खिलाफ आक्रामकता के लिए जापान की कड़ी आलोचना भी की थी। चीन और जापान के बीच 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक लगातार टकराव रहा। 1937 से लेकर 1945 के बीच भी दोनों के बीच लंबा युद्ध चला। इस युद्ध में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी ने मिलकर जापानियों का मुकाबला किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हालात ऐसे बने कि दोनों फिर भिड़ गए। चीन में फिर से गृह युद्ध शुरू हो गया। आखिरकार 1949 में नेशनलिस्ट पार्टी की हार हुई और माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने इसे मान्यता दी थी। चीन में गणतंत्र और लोगों की सरकार अब स्थापित हो चुकी है। चीन और भारत के संबंधों में आज तो बड़ी कड़वाहट है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी दोस्ती भी थी, मेलजोल भी था और एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान भी था। 7वीं शताब्दी में जब चीन के बौद्ध भिक्षु वैनसांग भारत आए, तब यहां राजा हर्षवर्धन ने उनका भव्य स्वागत किया था। जितने साल वो भारत में रहे, पूरे मन से उनका आतिथ्य किया, उनका ध्यान रखा, और जब वैनसांग वापस चीन जाने लगे तो उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजाम भी किया। लेकिन पिछले 1500 सालों का अरसा भारत चीन संबंधों पर बड़ा सख्त गुजरा। पहली बार रिश्तों में दरार तब आई जब भारत ने तिब्बत के बौद्ध भिक्षु दलाई लामा को अपने यहां शरण दी। तिब्बती धर्मगुरु तेंजिन ग्यात्सो यानी 14वें दलाई लामा ने भारत में 30 मार्च 1959 को कदम रखा। उस वक्त वो सिर्फ 24 साल के थे। तिब्बत की राजधानी लहासा में 15 दिन पैदल चलते हुए हिमालय को पार कर वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग से भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। उस वक्त के राजनीतिक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को भारत में शरण देने का फैसला किया। नेहरू खुद 28 अप्रैल 1959 को उत्तराखंड के मसूरी में दलाई लामा से मिलने गए और भारत में उनका स्वागत किया। भारत का दलाई लामा को शरण देना चीन को अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। तिब्बत के लोगों की जान ली जा रही है। हमारी धर्म और संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। चीन की सरकार तिब्बत का इतिहास खत्म करने में लगी है। चीनी अधिकारियों ने मुझे और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू को तिब्बत की संप्रभुता बरकरार रखने का दिया वादा तोड़ा है। To respect the integrity and dignity of the Tibetan nation. चीन और तिब्बत के बीच विवाद सदियों पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई सदियों से एक स्वतंत्र राज्य है। 20वीं सदी के शुरू में जब चिंग वंश के राजाओं ने तिब्बत पर कब्जा किया था, तो तिब्बतियों ने उन्हें 3 साल के अंदर ही खदेड़ दिया। 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके करीब 40 साल के बाद यानी 1950 में चीनी सरकार ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। चीन का यह आक्रमण तब हुआ
जब वहां 14वें दलाई लामा यानी कि मौजूदा दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। स्थितियां बिगड़ती देख दलाई लामा को लगा कि वो चीनी चंगुल में फंस जाएंगे। आखिरकार 1959 में उन्होंने भारत का रुख किया। उनके साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आए। भारत का दलाई लामा को शरण देना चीन ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। वो इसलिए क्योंकि इस घटना से ठीक 5 साल पहले ही भारत ने पंचशील समझौते के तहत तिब्बत को चीन के एक इलाके के तौर पर स्वीकार किया था। 1954 में पीएम नेहरू और चाइनीज पीएम जो एन लाई के बीच पंचशील समझौते में जिन 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी वो ये थे: दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना और सभी देशों द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। दरअसल भारत की आजादी के समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से मधुर रिश्ते रखने की कोशिश की। यही कारण है कि भारत ने 1950 में चीन के तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया था और 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। भारत और चीन के बीच सुलह, दोस्ती, आपसी सौहार्द कायम रहे, इसके लिए कभी एक समझौता हुआ था। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले ये दोनों देश, इनके रिश्ते अचानक कितने बिगड़ जाएंगे कि नौबत युद्ध तक आ जाएगी, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बड़ा गहरा झटका लगा था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में मिली हार से वो कभी उबर नहीं पाए। जिसे दोस्त समझ के नेहरू ने गले लगाया, वही आस्तीन में खंजर छुपा कर लाया था। भारत आज भी इंडो चीन वॉर से हुई बदहाली भुला नहीं पाया है और मुझे आज साहिर याद आ रहे हैं। बस्ती पे उदासी छाने लगी, मेलों की बहारें खत्म हुई, आमों की लचकती शाखों से झूलों की कतारें खत्म हुई, धूल उड़ने लगी बाजारों में, भूख उगने लगी खलिहानों में, हर चीज दुकानों से उठकर रूपोश हुई तहखानों में। बदहाल घरों की बदहाली बढ़ते बढ़ते जंजाल बनी, महंगाई बढ़कर काल बनी, सारी बस्ती कंगाल बनी। चरवाहियां रास्ता भूल गईं, पनहारियां पनघट छोड़ गईं, कितनी ही कंवारी अबलाएं माँ बाप की चौखट छोड़ गईं। इफलास ज़दा दहकानों के हल बैल बिके, खलिहान बिके, जीने की तमन्ना के हाथों जीने के ही सब सामान बिके। भारत और चीन के बीच जंग की शुरुआत 20 अक्टूबर 1962 को हुई। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश यानी उस वक्त के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अचानक हमला कर दिया। मैकमोहन लाइन को पार करते हुए चीनी सैनिक भारत की सरहद में घुस आए। हमले की शुरुआत होने के बावजूद भारत को पूरा भरोसा था कि नौबत युद्ध तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 1959 से 1962 के बीच भारत और चीन के बीच सीमा पर छोटे मोटे संघर्ष होते रहते थे। यही वजह थी कि भारत ने बड़ी तैयारी नहीं की थी, लेकिन इस बार बात अलग थी। चीनी सेना संख्या में भारतीय सेना से न सिर्फ दुगनी थी, बल्कि उनके पास बेहतर हथियार थे और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। भारत को इस युद्ध में हार झेलनी पड़ी। चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। इसी युद्ध के बाद भारत ने आधुनिक हथियार और बेहतर डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू किया। पीएम नेहरू चीन से मिली हार को आखिरी दम तक नहीं भुला पाए। That is more than I can say why they acted that way. But for several years before last year, when they actually invaded, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनके आक्रमण करने के कई साल पहले से दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा था। Why they did it last पिछले year? साल उन्होंने हमला शायद इसलिए किया क्योंकि दलाई लामा यहाँ हैं।
they were annoyed with us because Dalai Lama is here, because about 30,000 उनके साथ 30,000 शरणार्थी भी तिब्बत से यहाँ आए हैं, जिन्हें हमने शरण दी है। and we had given them shelter and we are helping them. खास तौर पर वो एशियाई जगत में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। They wanted the Asian world to realize that they are the top dogs in Asia. इंदिरा गांधी के दौर में भी चीन से सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार तनावपूर्ण स्थिति आई, लेकिन इस तनाव को युद्ध की स्थिति तक कभी पहुंचने नहीं दिया गया। 3,500 किलोमीटर की सीमा से जुड़े दोनों देश सीमा विवाद को निपटाने का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने चीन को लेकर 1966 में कड़ा रुख दिखाया था, जब चीनी सैनिक भूटान के डोकलाम इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। चीन को डोकलाम से दूर रखने के लिए भारत ने भूटान का साथ दिया था। भारत के इन कदमों से भड़के चीन ने सितंबर 1967 में सिक्किम में पड़ने वाले नथुला पास पर हमला कर दिया था। उस वक्त तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, वहां पर राजशाही शासन था। भारतीय सेना ने नाथुला पास और चोला पास पर चीनी सेना को वापस खदेड़ दिया। इस तरह सिक्किम के भारत में विलय को लेकर भी भारत और चीन में वाद विवाद हुआ। आखिरकार 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन चीन ने इसे 2003 में जाकर ही मान्यता दी। चीन के द्विपक्षीय रिश्तों पर जमी बर्फ 1988 में पिघली, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए। 34 साल में किसी भारतीय पीएम का वो पहला चीनी दौरा था। 1954 में हुई नेहरू की चीनी यात्रा के बाद किसी भारतीय पीएम ने चीन की यात्रा नहीं की थी। राजीव गांधी का चीन में जबरदस्त स्वागत हुआ। मैंने 1954 में आपके नाना जी से के दर्शन किए थे और 1984 में आपकी माता जी के दर्शन किए थे और आज आपके दर्शन किए। मुझे बहुत खुशी हुई है। हिंदी अच्छा, मैंने तो तुलसीदास के रामचरितमानस का अनुवाद किया है और जो मैंने आपको भेजा था आपको मिल गया मिला। अच्छा, बहुत इसी दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार और विकास पर सहमति बनी। सीमा विवाद को सुलझाने पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। We must find an acceptable solution to the boundary question within. हमें सीमा विवाद का एक समयबद्ध हल निकालना चाहिए। यह आपसी सहयोग और विश्वास से ही हो सकता है। सीमा विवाद एक मुश्किल और भावनात्मक मुद्दा है। हम इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक सीमा के इलाकों में शांति बनी रहनी चाहिए। It is important that while we search for a solution, peace and tranquility are maintained in the border areas. भारत का युग में आपको आगे दिखाएंगे। चीन को घेरने के लिए क्या है भारत की रणनीति और क्या भारत और चीन कभी दोस्त बन पाएंगे? हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत का युग पावर्ड बाय ट्रू पावर अर्थिंग्स वायर एंड केबल सुरक्षा का पक्का वादा। 9 सैनिटरी नैपकिन्स लेट्स टॉक पीरियड्स एसोसिएटेड बाय भारत करे विश्वास हर दिन डाबर च्यवनप्राश। 9 sanitary napkins and baby care products for you and your baby. 9 sanitary napkins. जड़ों से जुड़ी है विरासत अपनी, आओ इसे उज्ज्वलित करें ट्रू पावर अर्थिंग्स एंड वायर्स। दिल की ऊष्मा से देश की ऊर्जा तक। इंडिया तो रोज बनेगा और रोज धूल भी उड़ेगी, इसलिए बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी जो धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। धूल आए पर घर पे ना टिक पाए। अधिकारी को यहाँ ना आए लेकिन हमें साथ लेकर जाए। कई तलाशों की तपिश में झुलसकर बनता है रिपोर्टर। हमारा पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, तो यहाँ पर कैसे बैठेंगे? सैकड़ों झूठ के ताले खोलकर
बनता है रिपोर्टर। हक की लड़ाई हो या ढूंढनी सच्चाई हो, ग्राउंड पर उतरकर ही बनता है रिपोर्टर। देखिए देश की सबसे दमदार न्यूज टीम की खबरें सीधे फील्ड से, शाम 6 बजे और रात 10:30 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टेस्ट का सीजन खत्म, अब है T20 की बारी। आईपीएल से होगी वर्ल्ड कप की तैयारी। विराट हो, रोहित या धोनी, नजरें आईपीएल ट्रॉफी पर ही नहीं वर्ल्ड कप पर भी होंगी। 2020 का किंग कौन, शाम 6:30 बजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राष्ट्र के हित के लिए, जनता की जरूरतों के लिए, समय और सवालों के मद्देनजर हम कहते हैं वो सत्य जो देश के लिए जानना है जरूरी। देखिए सत्य वचन रोमाना इस्सार खान के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। आप जो चाहते हैं हम वो दिखाते हैं। आपका पसंदीदा शो है इंडिया चाहता है, और वो इसलिए आपका फेवरेट है क्योंकि ये देश का एकमात्र ऐसा न्यूज शो है जो आपकी राय जानने के बाद बनाया जाता है। यानी आप दर्शक ही इस कार्यक्रम के असली प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। इस शो में शिरकत करने के लिए बस आपको इतना करना है कि आप एबीपी लाइव ऐप पर जाएं, इंडिया चाहता है के बैनर पर क्लिक करें और पेज में दिख रहे पोल में अपनी पसंद की खबर को वोट देकर चुन लें। इसके साथ आप सभी दर्शक abplive.com/इंडिया चाहता है पर जाकर भी इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं और फिर अपनी चुनी हुई खबर को देखें हमारे साथ रात 8 बजे इंडिया चाहता है में। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का आईना। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। Master Stroke presented by Parul University, Vadodara, Gujarat. Choose more, choose right. Co-presented by Flamingo Lumbar Sacro Belt. कमर दर्द को करें अनलॉक। Co-powered by Scenic 710 by Century Ply, असली waterproof ply. Sensodyne दांतों की झंझनाहट से दे क्लिनिकली प्रमाणित आराम। ओरोसोर जेल और टैबलेट मुंह की छालों का संपूर्ण इलाज। Simpolo Ceramics, the art of fascination. Relaxo मजबूती बेमिसाल। आपके पसंदीदा न्यूज शो इंडिया चाहता है में आपकी हिस्सेदारी और बढ़ गई है। आपको और एम्पावर कर दिया गया है। अब से आप हमारी लीड स्टोरी पर मेरी राय से सहमत हैं तो आपको मिस्ड कॉल देनी होगी 7823944001 पर, और अगर आप मेरी राय से सहमत नहीं हैं तो आप 7823944002 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। शो के दौरान लाइव मिस्ड कॉल्स के नंबर्स भी आपके सामने फ्लैश होते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया चाहता है, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भारी बारिश की वजह से केंद्र सरकार ने एमएसपी पर धान की खरीद की तारीख आगे बढ़ाई। खरीफ फसलों की देरी से पकने का हवाला दिया। ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के विरोध पर विपक्ष को घेरा। कहा किसानों के हित में हमारे पूर्वज समुद्र को प्राकृतिक सीमा मानते थे और जब तक बहुत जरूरी ना हो समुद्र पार नहीं करते थे, दूसरे के घर में पांव नहीं रखते थे। लेकिन चीन की परंपराएं कुछ और हैं। अपनी विस्तारवादी नीति से उसने पिछले 70 सालों में अपने आकार को लगभग 2 गुना कर लिया है। 14 देशों से उनकी सीमा जुड़ी हुई है, लेकिन कम से कम 23 देशों की जमीन या समुद्री सीमाओं पर वो अपना दावा ठोंकते हैं। चीन के विस्तारवादी रथ पर अगर किसी ने अंकुश लगा रखा है, किसी ने लगाम लगा रखी है, तो वो भारत है। भारत खुली आवाज में घोषणा कर चुका है
कि अब 1962 वाली बात नहीं रही। कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया तो हर कदम पे जमीन तंग होती जाएगी, हर एक मौजे हवा रुख बदल के झपटेगी, हर एक शाख रगे संग होती जाएगी। कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे, अब इस जा कोई कंवारी न बेची जाएगी, ये खेत जाग पड़े उठ खड़ी हुई फसलें, अब इस जगह कोई क्यारी न बेची जाएगी। ये सरजमीन है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़े पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी, हमारा खून अमानत है नस्ले नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। चीन एक विस्तारवादी सोच वाला देश है। इसी विस्तारवादी सोच के तहत चीन का सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद चल रहा है। 1988 और 1998 में चीन और भूटान के बीच समझौता हुआ था कि दोनों देश डोकलाम इलाके में शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे। लेकिन 2017 में चीन ने समझौते का उल्लंघन करते हुए डोकलाम तक सड़क बनाने का काम शुरू किया। चूंकि भूटान सैन्य ताकत के लिहाज से चीन का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसलिए भारत को एक बार फिर बीच में आना पड़ा। डोकलाम भारत, भूटान और चीन के तिराहे पर है। ऐसे में चीन का सड़क के जरिए यहां तक पहुंचना भारत के लिए रणनीतिक तौर पर भी खतरा है। चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी सरहद से जुड़े इलाकों में बरसों से तनाव रहा है। दरअसल भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का इस्तेमाल किया जाने लगा। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत भी सरहदी इलाकों में रोड बनाने का काम कर रहा है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है। यह बात चीन को पसंद नहीं है। पिछले साल 15 और 16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में LAC पर चीन और भारतीय सैनिकों की जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुकाबला करते हुए चीन को इस इलाके से वापस पीछे खदेड़ दिया। तब से दोनों देशों की सरहद पर तनाव बना हुआ है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हाल ही में 30 अगस्त को भी उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा की सरहद के करीब 100 चीनी सैनिक देखे जाने की खबर है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार चीनी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हुए और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के बाद अपने इलाकों में लौट गए। 1962 के युद्ध से पहले भी चीन ने इस इलाके में घुसपैठ को अंजाम दिया था। इस हरकत से साफ है कि चीन अपनी हरकत से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी इस्तेमाल किया है। इन्हीं में से एक है क्वाड। क्वाड का अर्थ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इस ग्रुप में भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी है। क्वाड का मकसद मूल रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को आसान करना है, लेकिन अब यह व्यापार के साथ सैन्य बेस को मजबूती देने पर भी ध्यान दे रहा है, ताकि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बना रहे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें
एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। भारत और चीन दोनों ही परमाणु शक्तियां हैं। इन दोनों देशों में दुनिया की लगभग 1/3 आबादी रहती है। दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह से समझते हैं। अब यह बात किसी से छुपी तो है नहीं कि चीन के लिए भारत से बड़ा बाजार कोई और नहीं है। जब वो हमारी सरहदों पर गोले गिराते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था पर अपने आप गोलाबारी होने लगती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने कारोबारी रिश्ते सुधारने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कई बार मुलाकात की। 2014 में मोदी के पीएम बनने के सिर्फ 4 महीने बाद ही शी जिनपिंग ने भारत का दौरा भी किया था। गुजरात में दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि शी जिनपिंग के लिए भारत कितनी अहमियत रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन को कितना अहम मानते हैं, वो इस बात से साबित होता है कि वो सबसे ज्यादा बार चीन जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 साल में पीएम के तौर पर अब तक 5 बार चीन जा चुके हैं, जबकि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद पिछले 8 साल में 3 बार भारत आ चुके हैं। Differences and problems among countries. देशों के बीच मुश्किलें और मतभेद को रोका नहीं जा सकता। इन मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। एक देश की सफलता का मतलब दूसरे देश की विफलता नहीं। दुनिया में सबके विकास के लिए गुंजाइश है। And the world is big enough to accommodate common development and progress of all countries. लद्दाख के गलवान में हुई हिंसा के बाद से भारत और चीन के बीच में राजनीतिक स्तर पर बातचीत बंद है और सेनाएं अभी भी सरहद पर तैनात हैं। हालांकि युद्ध किसी भी तरह से मुमकिन नहीं दिखता, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु ताकत हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 तक चीन के पास 320 परमाणु बम हैं, जबकि भारत के पास 150 परमाणु बम हैं। चीन की सेना में 21 लाख जवान हैं, जबकि भारतीय सेना में 14 लाख जवान हैं। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारत के पास 1। चीन के पास 74 सबमरीन हैं, जबकि भारत के पास 16। चीन के पास 3,444 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास 2,141 लड़ाकू विमान। चीन के पास 3500 टैंक हैं, जबकि भारत के पास 4,292 टैंक्स। जाहिर है, इतनी बड़ी सैन्य ताकत वाले दुनिया के 2 इतने बड़े देश अगर युद्ध करते हैं तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। ऐसे में युद्ध कोई विकल्प नहीं है। सवाल यह है कि आखिर भारत और चीन के संबंध बेहतर कैसे बनेंगे। भारत और चीन को जोर देना चाहिए कि सीमा का जो मसला है वो जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए और एक दूसरे को अपनी गतिविधियों से अवगत कराने के लिए और गलत फहमियां दूर रखने के लिए एक स्पेशल ब्रीफिंग मैकेनिज्म पर एक MOU भी हस्ताक्षर करना बहुत जरूरी है। भारत और चीन के नेताओं को साल में एक बार समिट लेवल मीटिंग जरूर करनी चाहिए। यदि भारत और चीन बुद्धिज्म के कनेक्ट को डेवलप करते हैं और अपने पीपल्स टू पीपल्स टाइज को डेवलप करते हैं तो ये भी भारत और चीन के संबंधों को लॉन्ग टर्म में बेहतर बनाएगा और जाहिर है कि ये एक बहुत ही बड़ा कनेक्ट साबित हो सकता है। सॉफ्ट पावर भी एक बड़ी पावर है और जिसका के आधार पर भी दोनों राष्ट्रों के बीच के संबंध गहरे हो सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं, दोनों की समझदारी डेवलप हो सकती है। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, लड़ाई पूरब की तरफ हो या पश्चिम की तरफ, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमनो आलम का खून है। आखिर खून तो अमन और शांति का ही बहता है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है। आखिर अपना हो या बेगाना, लेकिन खून तो इंसान का है। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें या औरों के जीस्त फांकों से तिलमिलाती है। जिंदगी भूख से मर जाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें,
कोख धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो के हार का सोग जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। भारत और चीन आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल हैं, लेकिन दोनों में से किसी के लिए भी युद्ध सही विकल्प नहीं है, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। जरूरत है दोस्ती की। अगर दोनों प्राचीन सभ्यताएं एक दूसरे को आगे बढ़ाएं तो पूरी दुनिया को फायदा हो सकता है। उम्मीद है कि जब दोनों देश अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे, तब दोनों में ऐसी दोस्ती होगी कि दुनिया इसकी मिसाल दे रही होगी। अगले हफ्ते हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है और भारत को चीन से क्या सीखना चाहिए। तब तक के लिए मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पोल खोल आज रात 10:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।